नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। शीश महल ये नाम जब दिया गया था तो सभी को लग रहा था कि भाई एक राजनीतिक छीटाकशी के तौर पर बीजेपी ने नाम दिया है। अरविंद केजरीवाल ने जो घर बनाया वो अपना घर नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास है और कोई भी मुख्यमंत्री उनके बाद अगर वो भी बनते हैं या आतिशी बनी या फिर कि अब कोई और जो भी होगा वो वहीं पर रहेगा, तो भाई उसके लिए बनाया जा रहा है। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं ना वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ये कोई आरोप प्रत्यारोप के तौर पर नहीं है, बल्कि ये सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट है। और सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट जो लीक हुई है, जो सामने आई है, उसमें सीधे तौर पर खुलासा किया गया है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल की पोल खोली गई है और बताया गया है कि किस तरीके से करोड़ों रुपए, एक नहीं दो नहीं बल्कि 33 करोड़ रुपए और 290% से ज्यादा खर्च जिस पर किया गया वो शीश महल था। अब शीश महल ही कहा जाएगा। अब प्रवेश वर्मा जो कि उनके सामने इस बार चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली से, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है और उन्होंने चिट्ठी लिख के कहा है कि भाई अब ये जो शीश महल है, नई दिल्ली की जो जनता है वो देखना चाहती है कि आखिर उनके मुख्यमंत्री किस आवास में रहते हैं, कौन सा ऐसा आवास है जहां पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। तो जरा जनता दर्शन के लिए सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक इस शीश महल को खोल दिया जाए। अब ये उन्होंने राजनीतिक एक तरीके से छीटाकशी कर दी है, लेकिन हम तो आज जरा चर्चा करेंगे कि भाई बहुत बड़ी लिस्ट है ये कि रेनोवेशन की लागत जो कि 8 करोड़ होनी चाहिए थी, उसमें कैसे 33 करोड़ रुपए खर्च हुए और उसके बाद एक एक करके जकूजी, 10 बेड, सोफे और ऐसा आखिर वो कौन सा टीवी है जो 30 लाख रुपए का आता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है फुली ऑटोमेटिक जो कि 1,10,000 रुपए की आती है, और ऐसा कौन सा माइक्रोवेव है। भाई हमारे घरों में तो हम जब देखते हैं तो 8,000, ज्यादा से ज्यादा 10,000 का माइक्रोवेव, लेकिन यहां पर जो माइक्रोवेव है वो भी लाखों में है उसकी कीमत। तो ऐसा कौन सा माइक्रोवेव है और वो ऐसा क्या खाना गर्म करने वाला है, जरा ये भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि इतना बड़ा मुद्दा है ये, आम आदमी पार्टी ने आज इस मुद्दे पर अपना प्रवक्ता नहीं भेजा। उन्होंने कहा ये हमारे लिए मुद्दा है ही नहीं। हमारे लिए मुद्दा है जिस तरह से आतिशी के आज आंसू निकले हैं, क्यों निकले हैं, हम तो इस पर चर्चा करना चाहते हैं और किसी मुद्दे पर हम अपना प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। तो आज भाई उन्होंने अपना अधिकृत प्रवक्ता नहीं भेजा, क्योंकि उनके लिए शीश महल, करोड़ों रुपए खर्च करने, जनता की गाढ़ी कमाई को झोंक देना और टैक्स पेयर्स के पैसे जिसकी बात हमेशा अरविंद केजरीवाल करते थे, उसकी बंदरबाट जो हुई है ना, टेंडर में जो घोटाला हुआ है, आखिर वो कमीशन किसके पास गया है, इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और बयान जिनकी वजह से ये मुद्दा आज चर्चा में है। 7 करोड़ का एस्टीमेट और कहां 33 करोड़ दिया गया है। मतलब जो एस्टीमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का था, उससे 342.31% अधिक पेमेंट किया गया और जो टेंडर्ड अमाउंट था 8 करोड़ का, उससे 290.49% का ऊपर पेमेंट किया गया। आप सोचिए, इतना घोटाला तो हमने कहीं नहीं सुना होगा, वो भी एक हवेली के पीछे। किस सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसमें हजारों करोड़ का घोटाला गुजरात के अंदर निकला है? किस सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ का घोटाला सड़कों के निर्माण के ऊपर निकला है? लाखों करोड़ का केंद्र सरकार के खिलाफ जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, देखिए, चेक कीजिए उसको। कि 8 करोड़ का टेंडर होता है, उसमें 33 करोड़ खर्च हो जाते हैं। कोई भी सरकारी सिस्टम इस बात को नहीं इसकी स्वीकृति देता है कि 4 गुना ज्यादा पैसा खर्च हो। तो 4 गुना पैसा खर्च होने की स्वीकृति कहां से आई? 2020 में जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, अपने लोगों को खो रही थी और चारों तरफ त्राहिमाम बचा हुआ था, उस समय अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचारी शीश महल के एस्टीमेट पर साइन कर रहे थे, वर्क ऑर्डर पास कर रहे थे।
वो मुख्यमंत्री आवास परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। और उस टेम्परेरी आवास पे जनता का, टैक्स पेयर का 33 करोड़ रुपया खर्च करना कितना जायज है? और आप वही हैं जिन्होंने कहा था गाड़ी नहीं, बंगला नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा। 2700 करोड़ के प्रधानमंत्री जी के आवास पे और 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे और 10 लाख के सूट पे कोई रिपोर्ट आई क्या? दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। आज ही एक बड़े अखबार ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर शीश महल पर हुए खर्च का खुलासा किया है। और साथियों, आपको ये जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा, अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। तो ये वो रिपोर्ट है, ये वो खुलासा है। और हमने कुछ दिनों पहले, और आप सबने भी टोटो का नाम तो सुना ही होगा, वो टॉयलेट सीट जो कि इतनी स्पेशल थी कि उस पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, करोड़ों रुपए का एक बिल थमा दिया गया। अब ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में 96 लाख रुपए के पर्दे बताए गए हैं। अब वो पर्दे कौन से हैं ये भी बताया गया है सूत्रों के हवाले से कि वो पर्दे अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी, उन्होंने, सुनीता केजरीवाल ने पसंद किए थे। और पसंद करने के बाद बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रेडमिल, जिम, सिल्क के कारपेट, मार्बल स्टोन और किचन पर जो खर्चा आया है ना, वो 40 लाख रुपए का आया। तो भाई 40 लाख रुपए खर्च करके क्या वो खुद खाना बनाने वाली थी? एक ये भी खुलासा हुआ है कि सर्वेंट क्वार्टर्स एक के बाद एक कई सारे बनाए गए और आधी से ज्यादा रिपोर्ट जो है इसमें नहीं बन पाई। सीएजी ने यह भी कहा है कि जब उन्होंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से ये पूरे खुलासे और पूरी रिपोर्ट मांगी तो आधी से ज्यादा रिपोर्ट तो उनको दी नहीं गई, यानी बहुत कुछ इसमें धांधली को छुपाया भी गया है, ये भी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है। तो चलिए इसी धांधली पर, इसी घोटाले पर जरा बात करने के लिए मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ आरपी सिंह जी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ अनंत विजय जी जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक और समर्थक है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के। और थोड़ी देर में हमारे साथ नीरज महेरे जी भी जुड़ रहे हैं जो कि एक तरीके से, अभी मैंने बताया ही था, अधिकृत प्रवक्ता आज आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया है। उन्होंने कहा शीश महल और ये सब जो है ये लफबाजी है, सीएजी की कोई रिपोर्ट उन्होंने नहीं देखी, इसलिए वो अपना कोई प्रवक्ता नहीं देंगे। तो हमारे साथ समर्थक थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन आरपी सिंह जी, आतिशी आज रो पड़ी, उनके आंखों में आंसू आ गए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि एक महिला का अपमान हो रहा है, वो मुद्दा है, या ये रिपोर्ट जो कि अभी तक सामने आई नहीं है इसको आप मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन आपको एक महिला के आंसू दिखाई नहीं दे रहे? आज जो दिल्ली की महिलाओं का अपमान हुआ, पूरी दिल्ली भर की महिलाओं का अपमान हुआ, ये जो खर्चे 33 करोड़ रुपए का हिसाब आ गया, अभी इसके अलावा कई सारा गुना हिसाब है, इतने में तो दिल्ली की सारी जो झुग्गी झोपड़ी में महिलाएं रहती हैं उनको टॉयलेट्स मिल जाते। प्रॉपर शौचालय नहीं है, मैं आपको वीडियो भेज देता हूं, जरा देख लीजिए कितनी दुर्गति है पब्लिक टॉयलेट्स की जो कि झुग्गी झोपड़ी बस्ती वालों को दिए गए। इतने में तो हर झुग्गी वाली बहन के लिए स्नान घर हो जाते। कभी सोचा है कभी कोई झुग्गी वाली बहन कैसे स्नान करती होगी? 6x6 की झुग्गी में, 6x8 की झुग्गी में रहने वाली बहन कब और कैसे स्नान करती होगी? कभी उन्होंने सोचा नहीं। मैं आपके सिर्फ जानकारी के लिए जोड़ रहा हूं। जब मैं विधायक था, मैंने अपने यहाँ एक झुग्गी झोपड़ी में 6 स्नान घर दिए थे एक्सपेरिमेंट के लिए, वो भी गीजर, सोलर गीजर लगाकर।
पैसा वहां खर्च होना चाहिए, गरीब आदमी का खर्च होना चाहिए। उस गरीब बहन की आंसू पहुंचे जाते हैं ना, जो आज आंसू रोती है इस बात के कि उनकी चिंता नहीं की जाती, उनके लिए कोई शौचालय नहीं, उनके लिए कोई स्नान घर नहीं। कभी सोचा है कि उन छोटे छोटे बच्चों के लिए कैसे सोचा होगा कि वो उनका जन्मदिन आता होगा, जब छोटे बच्चों का जो झुग्गी में रहते हैं तो अपना जन्मदिन कहाँ मनाना चाहते हो, कभी उनके लिए कोई कम्युनिटी सेंटर, कोई समुदाय भवन बनाने की सोची होती इतने पैसे से। तो आंसू तो सारी दिल्ली के बह रहे हैं आज, परंतु ठीक है, उनके साथ विदुड़ी जी ने कोई शब्द बोले होंगे, उन्होंने उसकी माफी भी मांग ली, उन्होंने वापस भी ले ली शब्द, वो अपनी जगह है विषय। परंतु जो मूल विषय जिसमें आज छूट गई बहन, एक रीमा बहन, वो है कि इसमें एक बार की बात की गई, एक 5 लाख रुपए का मिनी बार लगाया गया। हाँ। अब से शायद छूट गया वो, मैं बोलो तो आपको मैं फिगर दे देता हूँ। जेटली मिनी बार की फिगर 4.8 लाख रुपीस। तो मिनी बार का क्या, इतने सारी और भी तो चीजें थी, मिनी बार भी लगा लिया है देश में। मैं इसलिए दिल्ली में नहीं, देश में अकेले मुख्यमंत्री ऐसे होंगे, मुख्यमंत्री या कोई और सरकारी आवास ऐसा होगा जिसमें मिनी बार पीडब्ल्यूडी ने खर्च करके लगवाया हो, या वहां के सरकारी पैसे से मिनी बार। ये जो पैसा लूटा जा रहा था ना पब्लिक का, एक के साथ एक बोतल फ्री देकर करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा था, ये उसी घोटालों में से मिनी बार बन रहे थे। मुझे लगता है उन दिनों में एक के साथ एक बोतल फ्री चल रही थी, तो उनको लगा यार मेरे यहाँ तो खाली रह गया मामला, तो एक के साथ एक जो दूसरी बोतल फ्री है, कुछ बोतलें मैं भी लगा कर देख लूं कैसी लगती है। शर्म आनी चाहिए। हम लोग सबके सब, ये लोग वो लोग थे जो कसम खाकर आए थे कि हम दिल्ली के अंदर शराब बंदी करेंगे। याद है आपको? अन्ना जी के, एक सेकंड हो जाए, अन्ना जी के समय कसम खाई थी उन्होंने कि हम दिल्ली के अंदर शराब बंदी करेंगे, और आज मुख्यमंत्री निवास में मिनी बार खोल रहे हैं। नीरज महेरे जी, इसी से शुरुआत कर लेते हैं। ये मिनी बार क्यों खुला वहां पर? बाकी चीजें तो चलिए समझ में आ रहा है कि क्या क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, लेकिन मिनी बार की सीएम ऑफिस में क्या जरूरत थी, सीएम के घर में? नीरज जी, आवाज आ रही है? नीरज महेरे जी को शायद आवाज नहीं आ रही है, हो सकता है उधेड़बुन में है अभी, एकदम से पहला ही सवाल ऐसा आ गया। अनंत विजय जी, ये मिनी बार वाला, एक्चुअली आरपी सिंह जी ने ये अच्छी बात बताई, ये मिनी बार का चक्कर क्या है? ये मतलब किसी सीएम हाउस में हमने सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था। हम भी बहुत सीएम हाउस निवास में गए हैं कवरेज के दौरान, लेकिन ये तो दिलचस्प सी बात है वैसे। अब ये तो उस आवास में रहने वाला व्यक्ति ही बता सकता है, लेकिन जो आमतौर पर लोगों को समझ में आता है, बार का उपयोग तो वही होगा जो होता है, उसका कोई अन्य उपयोग तो हो नहीं सकता है। तो मैं ये कह नहीं सकता कि मिनी बार का उपयोग हुआ या सिर्फ बन के रखा गया, ये राजनीतिक बातें हैं। लेकिन मैं, रीमा जी, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने सार्वजनिक जीवन में शुचिता की बात की थी। इतने आरोप लग रहे हैं, ठीक है, आरोप राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगाते हैं, पर सफाई का ना आना, उनकी तरफ से पलटवार करना कि ये जगह पे इतने खर्च हो रहे हैं, वो जगह पे, अरे इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। सीधा केजरीवाल जी को सामने आके इस पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए कि ये जो है, और संदेह तब गहरा और होता है जब ये सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में निरंतर कहने के बाद, एलजी के कहने के बाद भी विधानसभा के पटल पर ये रिपोर्ट नहीं रखी गई। तो हमें लगता है कि ये केजरीवाल जी के सरकार की जो दो कमजोर नस है, एक शराब घोटाले का आरोप और दूसरा ये शीश महल का आरोप, ये दोनों बहुत ही कठिन आरोप हैं, जिससे वो जितनी जल्दी सफाई देकर दिल्ली की जनता को आश्वस्त करेंगे वो उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जितने तरह के, वो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की रैली के पहले वो अपनी पिच पर विरोधी दलों को लाना चाह रहे थे, जब उन्होंने पुजारियों को महीने का धन देने का आश्वासन दिया, उसके पहले महिला सम्मान योजना का फॉर्म भरवाने लगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये संदेह होता था कि क्या ये शीश महल से ध्यान भटकाने का प्रयास तो नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री, अच्छा, बीजेपी के लोग उस पर रिएक्ट भी करने लगे थे, तो ऐसा लगा था कि नैरेटिव वो अपने पक्ष में बना रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली 2 रैलियों में फिर से शीश महल को विमर्श के केंद्र में, नैरेटिव के केंद्र में ला दिया है। अब लाख कोशिशें हो रही हैं उधर से
जैसा आपने अपने इंट्रो में बताया अभी कि मतदाताओं के जोड़ने घटाने उसको कम करने के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उस पर तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये दो बड़े गहरे आरोप हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ईमानदारी की नींव पर अपनी राजनीतिक इमारत खड़ी की थी उन्होंने, और अब भी बहुत सारे लोगों को, हम जैसे उनके जो उनमें एक मॉडल राजनेता देखा करते थे 2010 में, उनको अब थोड़ा सा संदेह तो होने लगा है कि ये शीश महल की कहानी क्या है। और वो भी 9 करोड़, जब इस तरह की अगर सफाई नहीं आएगी तो इस तरह की चीजें, इस तरह के कयास, इस तरह के आरोप लगते रहेंगे। और जो समाचार पत्रों में आ रहा है कि किचन 40 लाख का या पता नहीं क्या क्या, इतने एग्जॉर्बिटेंट फिगर्स हैं कि उसको देख के लगता है कि क्या एक व्यक्ति जिसने शुचिता की बात की, जिसने सार्वजनिक जीवन में घर न लेने की, गाड़ी न लेने की, चलिए मैं मानता हूं कि सिक्योरिटी लेना उनकी मजबूरी थी क्योंकि उन पर 2-3 बार हमले हुए थे, लेकिन इतने विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए घर बनवाना, मुझे लगता है कि ये जो उनकी आधारभूत राजनीति थी उससे विचलन है। और इस विचलन के बारे में जितनी जल्दी वो सामने आकर सफाई देंगे वो उनकी राजनीति के लिए बेहतर होगा। लेकिन दुष्यंत नागर जी, सवाल तो ये भी है ना कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील ये भी आ सकती है कि भाई उन्होंने घर बड़ा लेने को मना किया था, लेकिन उस घर में बार नहीं बनाएंगे ऐसा तो उन्होंने कोई दावा किया नहीं था। अब ऐसी तो कोई कसम भी नहीं खाई थी, जो कस्में उन्होंने खाई उनमें ऐसी कोई कसम नहीं थी कि बार नहीं बनवाऊंगा अपने घर में। देखिए, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल उन्होंने कभी नहीं कहा, और मैं समझता हूं कि उनको स्वतंत्रता है बार बनवाने की, वो बनवा सकते हैं। बार बनवाना वो व्यक्ति के चरित्र को दिखाता है, इस पे हमें टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं अनंत विजय जी ने स्वीकार किया अभी लाइव डिबेट में आपके समक्ष कि हमें उनके रूप में एक नेता दिखता था, और आरपी सिंह जी भी आज किस मुंह से अरविंद केजरीवाल की आलोचना कर रहे हैं। 2013 के वो चित्र याद करिए, जब अशोक रोड पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में अरविंद केजरीवाल जी अपने साथियों के साथ बैठे और सामने वेंकैया नायडू समेत पूरी भाजपा बैठी है। तो भारतीय जनता पार्टी जिसको कांग्रेस के घर को लुटवाने के लिए लाई थी, आज उन्होंने दिल्ली को लूट लिया। बराबर के जिम्मेवार हैं, जवाब दें। कांग्रेस पार्टी तो लगातार इनकी नीयत पे सवाल उठाती थी। अरे और जब कांग्रेस इनकी नीयत पे सवाल कैसे हो गए? समर्थन किसने दिया था सरकार बनाने के लिए? सरकार में कौन शामिल हुआ था? बीजेपी। गलती की, देखिए उसका खामियाजा भुगत लिया, लेकिन नैतिक रूप से कांग्रेस ने कभी अरविंद केजरीवाल का समर्थन नहीं किया। अरविंद केजरीवाल के द्वारा खड़ा किया गया पूरा आंदोलन कांग्रेस ने बताया था ये फर्जी और सत्ता के लिए, और ये येन केन प्राकेण लगता जनता को मूर्ख बना के, जनता को धोखा देके। अच्छा, नैतिक समर्थन कैसे देते हैं? नैतिक समर्थन, जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो नैतिक समर्थन नहीं दिया था राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने सुनीता केजरीवाल को? सारे मंच पर उनके साथ कौन खड़े हुए दिखाई दिए थे? नैतिक समर्थन क्या कुछ अलग होता है क्या? वाजिब सवाल है आपका, लेकिन आपको यह भी जानना होगा अनिल चौधरी, अजय माकन ने ही उनको जेल भेजा। कांग्रेस के नेताओं की ही कंप्लेंट पे वो जेल गए, और कांग्रेस ने वो गलत किया। जब जेल चले गए तो नैतिक समर्थन दे दिया। पहले जेल भेजा, उसके बाद जब जेल चले गए तो समर्थन दे दिया। ये क्या तरीका हुआ? नहीं, देखिए, ये तो आप मतलब कॉमेडी सीन चल रहा है। देखिए, मैं कॉमेडी सीन नहीं है, मैं ये भारतीय लोकतंत्र में जो गठबंधन की राजनीति है ना, अरे भाई पहले आपने जेल भिजवाया अकॉर्डिंग टू यू, और जब वो जेल चले गए तो सिंपैथी भी आप ही ने दिखाई। ऐसा थोड़ी ना होता है फिर। देखिए जी, हमने सिंपैथी नहीं दिखाई। ये गठबंधन जो था, गठबंधन के सहयोगियों के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने ठीक है उनका बचाव किया। नीरज भाई गलत किया। ठीक है हम दो तरफी बात नहीं करते, हम एक सिंगल बात करते हैं, सही बात करते। गलत किया कांग्रेस पार्टी। नीरज भाई जी, आवाज आ रही है क्या? लोगों की भारत के लोकतंत्र में ऐसे भ्रष्टाचारियों की देश की लोकतांत्रिक राजनीति में कोई जगह नहीं है। अच्छा ठीक है, नीरज महरे जी। आरपी सिंह जी एक सेकंड। नीरज महरे, ये बाकी सब बातों पर तो हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन मैंने जो सवाल आपसे पहले पूछा था जब आपको ऑडियो नहीं आ रहा था, वही सवाल मैं आपसे फिर पूछती हूँ। आरपी सिंह जी ने बताया कि किस तरह से मिनी बार भी बनाई गई अरविंद केजरीवाल के घर में। तो पहले तो था कि 2 BHK में रहेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। चलिए गाड़ी बड़ी ले ली, 2 BHK से बड़े बंगले में आ गए, सब कुछ है, लेकिन ये मिनी बार का क्या रहस्य है? ये देखिए रमा जी, मुझे लगता है कि मिनी बार जिस व्यक्ति ने बनाया या जिसके घर में बनाया, इसका प्रयोग कौन करेगा, उपयोग कौन करेगा, ये तो वही बताएंगे। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री आवास में इस तरह की चर्चा मैंने अभी तक
पूरे पत्रकारिता के जीवन में या जानकारी के जीवन में या पढ़ाई के जीवन में मैंने नहीं सुनी है कि कोई भी मुख्यमंत्री के यहाँ बार बना हो और बार की चर्चा देश में आम हो गई है। जी अच्छा, नहीं होनी चाहिए चर्चा। बता पाएंगे? मैंने भी अपने पत्रकारिता के जीवन में कभी इस तरह की दलील नहीं सुनी कि मुख्यमंत्री अपने घर में मिनी बार बनवाए और उस बार पर जब चर्चा हो तो उस चर्चा पर ही सवाल खड़े हो जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से बार अगर उन्होंने बनवाया है तो मुझे लगता है कि बार का जवाब वो ही देंगे, क्योंकि बार किस लिए बनाया जाता है तो हम और आप सभी देश की जनता जानती है। तो बार के बारे में क्या टिप्पणी करना, क्योंकि जो आदमी यूज करेगा वही तो बार बनवाएगा। तो मतलब ये दलील क्या हुई, मैं समझी नहीं आपकी बात को। आप मतलब केजरीवाल को डिफेंड कर रहे हैं या आप उनको अपोज कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूं। नहीं, बार के बारे में अब क्या टिप्पणी की जाए। अब आप कहेंगे किचन बनवाया, आप कहेंगे टॉयलेट बनवाया, बहुत बार का निश्चित रूप से कभी मैंने जिक्र नहीं सुना। मैंने एक सामान्य बात की है कि बार का जिक्र मैंने कभी नहीं सुना। अगर किसी मुख्यमंत्री ने बार का जिक्र किया है तो मुझे लगता है कि पहले मुख्यमंत्री देश में अरविंद केजरीवाल साहब हो गए जिन्होंने ये बार बनवाया है और उसकी चर्चा आम हो गई है। ठीक है, टोटो का जिक्र तो सुना था या नहीं सुना? वो भी टोटो टॉयलेट जिस सीट की बात हो रही है उसका जिक्र तो हुआ था, वो भी सुना था या वो भी पहली बार आप सुन रहे हैं अभी? नहीं, वो कई बार सुना है, लेकिन बार का जिक्र नहीं सुना था। बिल्कुल सुना है टोटो के बारे में। तो सर एक बात बताइए, 290% की से ज्यादा खर्च जिस चीज के ऊपर किया गया हो, 8 करोड़ की जगह 33 करोड़ खर्च किया गया हो, 96 लाख रुपए के पर्दे लगाए गए हो, 30 लाख का टीवी लगाया गया हो, ये सब चर्चा होनी चाहिए इस पर या नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देश की जनता का पैसा है। निश्चित रूप से आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो भी सामान लगाया गया मुख्यमंत्री आवास पे लगाया गया, मुझे लगता है कि उसको पहली बार मुख्यमंत्री आवास को प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली में शीश महल का नामांकन किया, उसका शीश महल का दर्जा दे दिया उसको। तो एक चीज हमारा सवाल ये है कि ये सारी सुविधाएं कोई भी व्यक्ति अपने मकान में शिफ्ट होता है या किसी भी आवास में शिफ्ट होता है तो अपने हिसाब से करता है। और इस सामान को क्या जिस दिन भी एक बार मान के चलते हैं कि मुख्यमंत्री उसको खाली करेंगे तो क्या सारा सामान वो अपने साथ ले जाएंगे? नया मुख्यमंत्री जो आएगा वो उसका प्रयोग करेगा। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल साहब मुझे लगता है कि अपने साथ तो लेकर नहीं जाने वाले, और वो उसी मुख्यमंत्री बार के बारे में नहीं कह रहा हूं, और बाकी चीजें जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, पर्दे की हो चाहे टोटो की हो, तो वो जो भी व्यक्ति आएगा वो उसका प्रयोग करेगा निश्चित रूप से। लेकिन एक बड़ी बात जो मेरी समझ में आ रही है कि इतनी बड़ी जो सीबीआई रिपोर्ट आई है, उससे पहली तो सीबीआई रिपोर्ट लीक कैसे हुई, मीडिया तक कैसे पहुंची, निश्चित रूप से ये गंभीर बात है बहुत। और इस पे बात हो रही है 33 करोड़ से अधिक का सामान स्वाभाविक रूप से आवास में होता है, सुविधाएं मुख्यमंत्री है तो वो अपने लिए नहीं है, वो तो जो मुख्यमंत्री आएगा वो यूज करेगा। जी, तो ये बेसिकली केजरीवाल ने पूरा मैप जो बनाया, पूरा नक्शा बनाया, पूरा जो बजट एलोकेट किया, ये अगले मुख्यमंत्री के लिए किया। तो क्या अगले मुख्यमंत्री ने केजरीवाल से कहा है कि मेरे लिए करके जाओ? नहीं कहा है। चलिए, मैं आप सबको जरा रोकना चाहूंगी। हमें सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि पंचायती राज समूह की जो महिलाएं हैं उनके साथ में मुलाकात कर रही है। एक बार जरा सीधे वहीं चलते हैं। भीमराव अंबेडकर के साथ संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर मिला। संविधान सभा में वे न सिर्फ संविधान को आकार दे रही थी, साथ ही साकार कर रही थी उन सपनों को भी जो प्रत्येक भारतवासी की आंखों में पल रहे थे। आज आपकी गरिमामय उपस्थिति में यहां उपस्थित पंचायती राज संस्थाओं की सभी निर्वाचित जनजातीय महिला प्रतिनिधि इस नाटिका को देखेंगी। इससे अधिक गौरवपूर्ण हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष पर राष्ट्रीय महिला आयोग का यह प्रयास है कि जनजातीय महिला प्रतिनिधियों का सशक्तिकरण हो। आपको एक बार फिर से वहां लिए चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने श्रोताओं के साथ जरा लौटते हैं, अपने मेहमानों का रुख करते हैं। नीरज महेरे जी, आपकी बात मैंने काट दी थी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आरपी सिंह जी का रुख करूंगी। मेरा यही कहना था कि चुनाव से पहले इस तरह की जानकारी आना और एक दूसरे आरोप, जो एक दूसरे राजनीतिक दल सारे एक दूसरे राजनीतिक दलों पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। सर, अगर आप, मैं आपको नहीं जानती हूं, लेकिन अगर आप वाकई में पत्रकार रह चुके हैं तो ये जो आपने 2 दलील दी है मुझे बहुत ही बेतुकी दलीलें लगी हैं। पहली बात, पत्रकारों के पास रिपोर्ट आना कोई नई बात नहीं है, खोजी पत्रकार जो होते हैं उनके पास रिपोर्ट आ जाती है। दूसरी बात,
आप इतने अपडेटेड पत्रकार नहीं हैं और समर्थक नहीं है आम आदमी पार्टी के, जिनको कि ये पता हो कि मुर्मू जी रिटायर होने से एक हफ्ते पहले ही वो रिपोर्ट सबमिट करा चुके हैं। तो ये रिपोर्ट कोई आज या कल की रिपोर्ट नहीं है, उनके रिटायरमेंट से एक हफ्ते पहले वो करा चुके हैं। तो कम से कम ये अपडेटेड होकर के आपको अपनी दलील रखनी चाहिए थी। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। रीमा, मैं इन्हें एक वीडियो आपको भेजा है, मैं चलाकर दिखा रहा हूं। आज की तारीख में हर बच्चे की जुबान पर है ये। ये बच्चे कह रहे हैं कि सोने की सीट शीश महल में लगवाई थी। वो सोने की वो, हाँ, वो फैक्ट 12 सीटें ऐसी हैं वो गायब हो गई हैं वहां से। वो वीडियोस आ जाएगी आजकल में, जो मेरी जानकारी में, जो मेरे पास खबर है। क्योंकि अगर इस प्रकार का मामला है कि मैं तो सोच करता हूं कि गोल्ड प्लेटेड सीट कौन लगवाता है, टॉयलेट सीट बस सोना बहनें मंगलसूत्र के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो आतिशी यूज कर रही है ना, वो अरविंद केजरीवाल थोड़ी ना यूज कर रहे हैं। नहीं, वो सिर के टीके के लिए यूज होता है, मंगलसूत्र के लिए यूज होता है सोना। हाँ, आप जहां शौच करते हैं उस कॉट सीट पर गोल्ड प्लेटेड कॉट सीट लगवाते हैं। ये तो मतलब सचमुच कुछ और ही मामला है। ये आम आदमी की समझ से बाहर है। नीरज महेरे जी, इस पर सवाल खड़े होने चाहिए या इस पर भी हम चुप रहे हैं, या ये भी आपके लिए चौंकाने वाला खुलासा हुआ है? नहीं, चौंकाने देने वाला खुलासा नहीं है। ये तो चूंकि चर्चा पहले भी एक बार हुई है इसकी, मुझे लगता है ये कोई नई जानकारी नहीं आई है। लेकिन नई जानकारी जो पहले थी उसके बारे में मैंने बताया निश्चित रूप से। तो ये मैंने एक बात जो कही उस पर आपने बात सुनी नहीं मेरी। मैंने कहा कि चुनाव से पहले सारे राजनीतिक दल एक दूसरे पे सारी तरीके से आरोप प्रत्यारोप करते हैं, साम दाम दंड भेद। लेकिन निश्चित रूप से जो आपने बात कही कि गोल्डन कोटेड टॉयलेट, निश्चित रूप से वो इस तरह की बात है, मेरी जानकारी में आई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार जानकारी में आई है। लेकिन मैंने जो पहले कहा कि अगर कोई चीज इस तरह की बनी है मुख्यमंत्री आवास में, तो वो अरविंद केजरीवाल साहब या मुख्यमंत्री उठा के अपने घर तो नहीं, दूसरे मकान में तो नहीं ले जाएंगे। लेकिन आप समझ पा रहे हैं आप क्या डिफेंड करते करते बोल गए हैं नीरज जी? किस मुख्यमंत्री ने और किस नेता ने अरविंद केजरीवाल को ये हक दे दिया और ये दरख्वास्त लगाई कि सोने की सीट चाहिए मुझे टॉयलेट में? किसी ने कहा है क्या ये अजीब सी दलील दे रहे हैं आप, जो भी अगला मुख्यमंत्री आएगा वो यूज करेगा? किसने कहा मुझे यूज करना है सोने की सीट? किसी ने कहा है ऐसा अपने मन से? क्या और कभी देश में ऐसा हुआ है? नीरज जी, मुझे नहीं लगता वो डिफेंड कर पा रहे हैं। मुझे लगता है वो अपना मतलब पक्ष रखने की उसमें उनमें वो है नहीं। अनंत विजय जी का रुख करना चाहूंगी। अनंत विजय जी, सोने की सीट, तमाम चीजें, शायद इसी वजह से अधिकृत प्रवक्ता आम आदमी पार्टी को समझ ही नहीं आया ना कि इन सब मुद्दों पर आखिर जवाब देंगे क्या। अगर दिल्ली का बच्चा जो है वो अब शीश महल को पर बात कर रहा है, उसको पता है कि वहां पर क्या चीजें लगी हैं, क्या चीजें नहीं लगी हैं, लेकिन नीरज महेरे जी को नहीं पता है। अब तो रीमा जी मुझे ये लग रहा है कि क्यों 9 करोड़ का जो था टेंडर वो आगे बढ़ता हुआ 37 करोड़ तक या पता नहीं कहां तक पहुंचा, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ये तो बड़ी बेतुकी सी और हास्यास्पद सी बात है कि मतलब टॉयलेट का कमोड का सीट गोल्ड प्लेटेड होगा। अगर ये सही है तो बहुत ही हास्यास्पद, बेतुका और एक कोई मतलब किसके दिमाग की उपज हो सकती है, ये समझ ही नहीं आता मुझे। कोई भी राजनेता और अरविंद केजरीवाल जैसा जो कुशल राजनीतिज्ञ स्वयं को मानते हैं, उनसे ऐसी भूल होना, पता नहीं उन्होंने क्या समझ लिया, उनको क्या लग गया कि क्या पूरे जिंदगी भर अब उनको इसी शीश महल में रहना है। और ऊपर से ये दलील उनके समर्थक दे रहे हैं कि वो तो खुद लेके नहीं जाएंगे, जो दूसरा मुख्यमंत्री आएगा वो गोल्ड प्लेटेड शीट यूज करेगा। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इस पर क्या चर्चा और क्या कहा जाए, ये तो सर पीटने जैसी स्थिति है। इसके अलावा तो इस पर और कोई प्रतिक्रिया रीमा जी दी नहीं जा सकती। ये जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे की सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। अपनी सनक को पूरा करने के लिए इस तरह के काम कराए गए। दुष्यंत नागर जी, आपने मतलब बड़ी आसानी से अपना जो पलड़ा है वो बीजेपी के ऊपर रख दिया, क्योंकि सवाल तो आपसे भी पूछे ही जाएंगे ना दुष्यंत नागर जी। आपसे, हाँ जी, एक छोटा निवेदन। दुष्यंत जी, ये जो दिल्ली शहर रही है ना केजरीवाल को, वो आपकी मेहरबानी है। मतलब आप बताओ, आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस की मेहरबानी है। क्योंकि अगर
उस समय समर्थन नहीं दिया हुआ था कांग्रेस पार्टी ने, तो आज दिल्ली को ये सहना ना पड़ता है ऐसा पाप, ये जो आज दिल्ली पाप सह रही है। आदरणीय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब इन्होंने रामलीला मैदान में देश के महान प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी को बदनाम करने के लिए जमवाड़ा लगाया था, तो वहां इनको खाना पीना रसद सामग्री समर्थन आप दे रहे थे, जिसके ऊपर कंधे पे पैर रख के उस बात को 11 साल हो गए हैं। उसके बाद क्या हुआ? बहुत पानी बह गया उसके बाद दुष्यंत जी। या 12 हो जाए, ये तो पेड़ लगाया हुआ तो ये आदरणीय आरपी सिंह जी, अरविंद स्वर्गीय श्री जेटली जी, स्वर्गीय सुश्री सुषमा जी और वेंकैया नायडू साहब का पेड़ लगाया हुआ है। ये इन्होंने ही देश को ये पार्टी दी थी, इन लोगों का परिचय इन्होंने ही कराया था देश से, अपने राजनीतिक जो कार्यालय है वहां से। और आज देखिए इन लोगों ने कैसी मानसिक रूप से, मैं इसे विपन्नता कहूंगा, एक विपन्न, मानसिक रूप से विपन्न व्यक्ति ही अपने टॉयलेट सीट में गोल्ड की प्लेटें लगा सकता है, एक कलुषित मानसिकता का व्यक्ति ही लगा सकता है। जनता के धन से, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जो सच्चे मन में भावना रखता है सेवा की, वो कभी ऐसा कार्य नहीं कर सकता। और ऐसे लोगों का भारत की राजनीति में परिचय कराने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस ने गुनाह किया, ऐसे लोगों को समर्थन दिया, कांग्रेस ने उसकी कीमत चुकाई है। क्या कीमत चुकाई है? सत्ता से बाहर रह के 2-3 राज्यों में अपनी पार्टी को नुकसान करवा के 2024 के चुनाव तक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के साथ में। देखिए वो भी ये बहुत आसान तरीका है गलती मान लेने का। हाँ, गठबंधन के सहयोगियों के दबाव में तो गठबंधन किया ही क्यों? वही तो मेरा सवाल है आपसे भाई, जब इतने बुरे हैं तो गठबंधन किया क्यों? देखिए कोई गठबंधन नहीं था, सिर्फ यहां दिल्ली में गठबंधन था, बाकी सब जगह कांग्रेस पार्टी देश की जनता की जन आकांक्षाओं के अनुसार लड़ी। लेकिन देखिए जी वो भी गलत था, लेकिन सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। ये तो आज भी अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि हमने इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए जो समर्थन दिया था वो हमारी गलती है। अगर आरपी सिंह जी इस बात को आज स्वीकार कर ले तो देश की जनता इनको जरूर सराहना करेगी। आरपी सिंह जी जवाब, लेकिन ये अपनी गलती भी नहीं मानते, आरपी सिंह चोरी करते हैं, सीना चोरी करते हैं। दुष्यंत जी पता नहीं कौन से मनोहर गानियां पढ़ते हैं, कहां से मनोहर। हाँ मतलब मैंने भी नहीं देखा वेंकैया नायडू ने कब अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया। कोई मनोहर गानियां पढ़ते हैं दुष्यंत जी? आप क्या पढ़ते हैं? आप सत्य कथा पढ़ते हैं? दुष्यंत जी आप बोले, मैंने ठोका नहीं ना, प्लीज अच्छी बात। देखो ये मतलब आप एटलीस्ट अब तो आपका मामला बिगड़ गया आम आदमी पार्टी से, उनकी तरह अर्बन नक्सल की तरह मत करिए ना, आप तो अच्छे लोगों में से है। तो मेरा सिर्फ निवेदन है कि ये कहीं से कोई मनगढ़ंत इनके दिमाग में है। मुझे तो ये मेरे पास रिपोर्ट है, केजरीवाल साहब उस समय लेकर चलते थे 370 पेज की रिपोर्ट कि ये शीला दीक्षित के खिलाफ, और वो आज तक वेट करें कि शीला दीक्षित के खिलाफ कौन सी रिपोर्ट है। अभी आप देखिए स्थिति कैसी है, अभी भी कोई गठबंधन टूटा नहीं। अभी थोड़े दिन पहले संजय सिंह ने 4-5 दिन पहले कहा 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं मैं, इंडी अलायंस से बाहर करो। तो 24 घंटे निकल गए, अब तक फिर अब वो वापस से सील हो गया मामला। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टाल दी कल, समझ में नहीं आया क्यों, क्या वजह थी उसकी। पहले इतना बड़ा पोस्टर लगा दिया लेकिन उसमें से निकला कुछ नहीं, वो भी टाल दी। वो निकला लगा क्या पोस्टर पड़ा, निकला हीरो ने जीरो निकला यहां से। परंतु चलो इशू जो मूल है रीमा, इशू है कि क्या दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग हुआ या नहीं हुआ, एक। और दूसरा, क्या दिल्ली की जनता का उपहास उड़ाया गया इस प्रकार के सब सामान खरीदकर, इस प्रकार के मामले अपने शौचालय बनवाकर, या इस प्रकार के पंखे लाइटें। तो मैं अभी एक रिपोर्ट मैं भी पढ़ रहा था, मेरे पास थोड़ा लेट आई रिपोर्ट, मैं पढ़ रहा था, इसमें लगभग 28.5 लाख रुपए का सिर्फ एक बल्ब, कोई लाइट है 28.5 लाख रुपए की, 28,70,000 रुपए की एक लाइट है। कोई ओवन है 9 लाख रुपए का, माइक्रोवेव है, पता नहीं कहां से कौन सा ये ओवन है। ये सिर्फ ये नहीं कि ये मामला खर्चे का है, ये मामला घोटाले का भी है। नहीं, ये तो साफ हो गया है कि टेंडर में ही घोटाला हुआ। अनंत विजय जी को फ्रेम में लाइए। अनंत विजय जी, ये कई सारी जो चीजें हैं ना, उन पर एमआरपी लिखी नहीं है प्रोडक्ट्स पर, और उस पर लिखा है
मतलब जो भी समझ लीजिए आप, वो मिटा दिया गया है या उसका एक्चुअल प्राइस ही नहीं लिखा गया है। बहुत सारा सामान ऐसा है, ये भी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। तो अब तो ये पता लग रहा है ना कि टेंडर में ही कमीशन खाई गई है। जो चीज 5 लाख रुपए की हो सकती थी, अगर वो 50 लाख की दी जा रही है, इसका मतलब 45 लाख का घोटाला हुआ ना ये। तो फिर तो अकेले सिर्फ हम ये कहें कि शीश महल में इतना सामान लगा, अब तो मामला उससे कहीं आगे बढ़ गया है। अब जब तक पूरी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी नहीं जाएगी और जांच नहीं होगी, तब तो यही संदेह उत्पन्न होते ही रहेंगे और होते रहेंगे। कमीशन भी लिया गया, घोटाला भी हुआ, स्पष्ट है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। आपकी डबल आवाज आ रही है। अच्छा, पता नहीं है। हाँ, नहीं, आपकी आवाज डबल आ रही है। आरपी सिंह जी, तो ये तो मतलब टेंडर में घोटाले की बात है पूरी तरह से, कमीशन और टेंडर। मैं वही रिपोर्ट होगी, मेरे पास लेट आई रिपोर्ट पढ़ने के लिए। अब कर्टन लगे हैं, कोई मोटर वाले पर्दे लगे हैं 5.6 करोड़ रुपीस के। पता नहीं कौन से पर्दे, मैं भी घर में बैठा हूं, मेरे पीछे पर्दे लगे हैं, कुल मिलाकर 1,500 रुपए का पर्दा आता होगा जी, सारे घर में मिलाकर। वो ऑटोमेटिक पर्दे हैं जो वहां लगे हैं, वो आपके मूड के हिसाब से वो पर्दों का कलर भी चेंज होता है और वो पर्दे आप अपने आप चेंज कर सकते हैं। वो कुछ ऐसे पर्दे ऑटोमेटिक, वो दिखाई भी दिए हैं ना इस वीडियो में। चलिए, अब दिल्ली की जनता समझे कि किस प्रकार का मुख्यमंत्री बनाया है, जिसके मूड बदलते रहते हैं और उसके मूड के हिसाब से उसको पर्दों का रंग चाहिए या पर्दों का शेप चाहिए या डिजाइन चाहिए उसको। पर 5.5 करोड़ से ऊपर के पर्दे लगे हों, ये तो किसी भी सामान्य व्यक्ति से बाहर की बात है। परंतु रीमा जी, बात ये है कि ये सिर्फ अभी पर्द खुली है। 33 करोड़ रुपया तो वो है जो सरकारी है। अभी कई सारा अभी रिपोर्ट बाकी है, जो मैं पढ़ रहा हूं उसमें अभी बाकी रिपोर्ट है, जो अंदाजा है कुछ 70-80 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। अब वो 70-80 करोड़ रुपया खर्चे मतलब पीडब्ल्यूडी के खर्चे में नहीं है, परंतु वहां पे सामान था। जैसे वो जो टॉयलेट सीट थी, उसकी जो जानकारी मेरे पास है, वो टॉयलेट सीट वहां से शायद शिफ्ट कर दी गई। अब वो किसने दी टॉयलेट सीट सोने की, किसने ऑब्लाइज किया, वो किसको ऑब्लाइज इन्होंने किया और वापस किसने इनको ऑब्लाइज किया, एक्साइज पॉलिसी में या कहीं और किसी ढंग से किसी सरकारी खाते में ऑब्लाइज किया, किसी को टेंडर में ऑब्लाइज किया और वापस उसने ऑब्लाइज किया। अब ये मूल बात है, ठीक है, कि ये जो 70-80 करोड़ रुपए का मामला जाकर टिकेगा, जो जानकारियां आ रही हैं, ये जो डिफरेंस है सरकारी खर्चे और जो बाकी खर्चे के बीच का, वो जो 25-30 करोड़ रुपए का जो बाकी मामला है, वो पैसा कहां से आया। परविंदर सिंह सेठी जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक। परविंदर जी, आपके जुड़ने से पहले कुछ गंभीर बातें खड़ी हुई। अब तो गंभीरता यहां तक पहुंच गई है कि टेंडर में ही कमीशन गिरी दिखाई गई, कमीशन खोर कोई था जो टेंडर को भी बेच रहा था। तो भाई अब इस पर तो जांच हो या ना हो, या ये भी राजनीति से प्रेरित है मामला? अरे अगर कोई वहां पे कमीशन है या वहां पे घोटाला है, तो आपके पास सारे तंत्र है, सीबीआई है, इंक्वायरी कीजिए। अगर कोई उसके लिए कसूरवार है तो उसको उठा के जेल में डालिए। आप टीवी में बोलने से थोड़ी कुछ होगा। अगर वहां पे कोई चीज अगर है, अगर कोई घोटाला अगर आपको लगता है कि अगर आपको नहीं लग रहा, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको नहीं लग रहा कि 20 करोड़ रुपए का सर्वेंट क्वार्टर, एक आम आदमी भी ना दिल्ली में 50 लाख 1 करोड़ का घर लेकर रह लेता है, लेकिन सर्वेंट क्वार्टर पर अगर 20 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो ये घोटाला नहीं लग रहा आपको? नहीं, ये बात तो हजम होने वाली नहीं है। अगर कोई इस तरह की बात है तो आप टीवी में बोलने से कुछ नहीं होगा। आप जो एजेंसी है वो इसकी जांच करेंगी, जांच के अंदर अगर कोई ऐसी चीज निकलेगी जो कसूरवार होगा, उठा उसको जेल में डालिए। आप बात समझिए ना, टीवी में आप चुनावी मुद्दा बनाने से कुछ नहीं होगा। उनका कहना है जो करना है वो एजेंसियों को करना है, ईडी सीबीआई तमाम एजेंसियां हैं, उनको काम करना चाहिए। जब ईडी सीबीआई जो दिल्ली की जो एंटी करप्शन ब्रांच जांच करती है, तो कहते हैं कि नहीं हम पर जानकर दबाव बनाया जा रहा है, जहां ये जानकर राजनीति से प्रेरित हो रहा है, तब तो इस प्रकार की बात करते हैं। परंतु एक जानकारी और दे दूं, जो मेरे पास जानकारी है कि उसपे जो हस्ताक्षर किए हैं, अप्रूवल्स किए हैं, जरा वो कोई पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने नहीं की, वो मुख्यमंत्री जी ने नहीं करी थी। तब वो परिवार के किन लोगों ने अप्रूवल्स किए, वो भी जरा जानकारी आनी चाहिए। बताइए, वो परिवार के कौन लोग अप्रूव कर रहे थे कि माइक्रोवेव कितने का होगा,
ये जो टीवी है 64 लाख रुपए के, 2 टीवी 64 लाख के, वो कौन से होंगे? आप लोगों को मैं यहीं पर रोकना चाहूंगी। एक बार फिर से हम चलते हैं। राष्ट्रपति महोदय पंचायती राज महिलाओं को संबोधित कर रही हैं। दास उइके जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया राहटकर जी, उपस्थित पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधिगण, देवियों और स्वजनों, पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े जनजातीय समुदाय के आप सभी महिला प्रतिनिधियों से मिलकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। पंचायत से संसद कार्यक्रम की पहल के लिए मैं राष्ट्रीय महिला आयोग, लोकसभा सचिवालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय की सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि सभी प्रतिभागियों ने संसद भवन परिसर में स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के सम्मुख श्रद्धांजलि अर्पित की। मुझे विश्वास है कि संसद परिसर में इस कार्यक्रम के दौरान हुई चर्चाओं से संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों के बारे में आपकी समझ में वृद्धि हुई होगी। मेरी प्यारे बहनों और बेटियों, हमारे लोकतंत्र की ताकत इसकी समावेशिता और प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण के से निहित है। इस महत्व को पहचान कर हमारे संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया। बहुत से विकसित देशों में महिलाओं को मताधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन हमारे संविधान में बिना भेदभाव के वयस्क महिलाओं और पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया है। पंचायती राज संस्थाएं हमारे लोकतंत्र की आधारशिला रही है। ये संस्थाएं जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास के लिए एक मंच प्रदान करती है। इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज पूरे देश में लगभग 14 लाख महिलाएं पंचायती राज संस्थानों तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों ने निर्वाचित सदस्यों के रूप में कार्यरत है, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46% है। इस भागीदारी को और सशक्त करने के लिए अधिकांश राज्यों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 50% किया है। सशक्तिकरण की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। मुझे विश्वास है कि पंचायती स्तर से शुरू हुई आपकी नेतृत्व यात्रा विधानसभाओं और संसदों तक पहुंचेगी ना? क्योंकि हम सब मानते हैं पंचायत संविधान के पहली स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। मुझे यहाँ महिलाओं को देख के मुझे महसूस हो रहा है, मुझे लगता है ये स्टेप या ये सीढ़ी ये आसानी से संसद तक पहुंचेगा। ये ताकत मुझे यहाँ महसूस हुआ। अभी जो यहाँ संविधान बनाने वाला जो महिलाओं के नाम पे एक्टिंग किए, उनके भाषण की जो ताकत से मुझे लगा कि ये महिलाएं केवल पंचायत स्तर में ही कन्फाइन नहीं होंगे, ये महिलाएं आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन खाली सपने देखने से नहीं होता, इसके लिए काम भी करना होगा। कुछ ही दिन पहले मेरे हाथों पंचायत राज विभाग ने बहुत सारे पंचायत को कुछ अवार्ड देने का
आयोजन किए थे, मुझे भी बुलाए थे, मेरे हाथों उनको सम्मानित किया गया। वहां भी बहुत सारी महिलाएं थे, मुझे लगता है आप में से कोई कोई होंगे उनमें से भी। और ये काम करना होगा, काम करके दिखाना होगा। आप जानते हैं मैं आज यहां तक पहुंची हूं, मैं भी एक वार्ड मेंबर थी, आप तो मुखिया हैं। मुखिया मीन्स पंचायत के मुखिया। पंचायत को हम कभी कभी कहते हैं आप छोटे छोटे चीफ मिनिस्टर हो। सीएम के पास हर विभाग का दायित्व रहता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये महिला विभाग हो, इरिगेशन हो, सभी डिपार्टमेंट जो विभाग सरकार के पास है, सभी विभाग आपके पास है। सभी विभाग को आगे बढ़ाना, काम करना, पंचायत को सशक्त करना। जो पंचायत सशक्त होगा तो जिला सशक्त होगा, जिला सशक्त होगा तो फिर राज्य सशक्त होगा, जब राज्य सशक्त होगा तो फिर देश सशक्त होगा। इसलिए पंचायत पहला स्टेप। आपका बेस जो फाउंडेशन जब ठीक ठाक नहीं होगा फिर देश कैसे ठीक ठाक होगा। इसीलिए आप फाउंडेशन हो, फाउंडेशन के मुखिया हो। इसीलिए आपसे बहुत उम्मीद है, आप जरूर संसद तक पहुंचेंगे। और इसी स्वप्न लेकर के आज 2 दिन से आप काल से आए हैं, शायद बहुत सारे चर्चाएं हुआ होगा। और मैं यहाँ थोड़ा 2 शब्द बोलने के बाद आपके पास जाऊंगी, 2-4 लोगों से मैं बातें भी करूंगी। मैं तो मुझे इच्छा है कि सबके साथ मैं बातें करूं आपके साथ। आपका एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस है, मैं भी थोड़ा सीखूं, कि बहुत सारी चीजें आप लोगों से सीखने को मिलता है। लेकिन मैं ज्यादा समय शायद नहीं दे पाऊंगी। मेरे प्यारे बहनों और बेटियां, जनजातीय समाज के लोगों का सर्वांगीण विकास हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। जनजातीय समाज की अपनी विशिष्ट पहचान बनी रही और साथ ही उनका विकास भी होता रहे। इसके लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ साथ उनके लिए अलग से विशेष योजनाएं भी चलाई जा रही। हम सब जानते हैं कि हमारे अधिकांश जनजातीय भाई बहन ग्रामांचलों और वनांचलों में रहते हैं। जनजातीय समुदाय के सांस्कृतिक विकास को संरक्षित रखते हुए उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पेशा अधिनियम बनाया गया है। पेशा में 29 जो अधिकार है पंचायत को देना चाहिए। मुझे पता है, पता नहीं सभी स्टेट को वो पेशा एक्ट को ठीक ठाक से लागू कर रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं कर रहे, आपको करना होगा। मुझे विश्वास है कि इस अधिनियम के प्रावधान को धरातल पर उतारने में जनजातीय समूह का विकास और गति मिलेगी। जब हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहे हैं, तो हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि जनजातीय समुदाय की विरासत का सम्मान करते हुए उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ें। जनजातीय समुदाय की बेटियों और बहनों को भी राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने के लिए उचित अवसर प्रदान किया जाए। हमारे ये प्रयास भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरी प्यारे बहनों और बेटियों, भारत सरकार देश और देशवासियों के समग्र विकास के लिए कार्यरत है। नागरिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। मैं चाहूंगी कि आप इन योजनाओं का लाभ लेने योग्य सभी लोगों में जागरूकता बढ़ाएं ताकि वे लाभार्थी बन सके। आप ध्यान रखें कि बच्चों का टीकाकरण सही समय पर हो, गर्भवती महिलाओं की उचित पोषण मिले, बच्चे बीच से पढ़ाई ना छोड़े, सभी बच्चे स्कूल जाए, पढ़ाई करें। कहते हैं पढ़ाई या शिक्षा विकास का कुंजी है। शिक्षा नहीं तो देश के बारे में, अधिकार के बारे में, उनके ड्यूटी के बारे में, मेरा देश संविधान में क्या अधिकार मुझे दिया है, मेरा ड्यूटी क्या है देश के लिए, परिवार के लिए,
और समझ में उनको ज़्यादा नहीं आएगा। आपको दहेज, बहुत सारे महिलाओं को पता होगा, दहेज, घरेलू हिंसा, निशाखोरी जैसे सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध भी अभियान चलाया जाना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं बहुत सारे समाज में ये सब कुरीतियां हैं। महिला जब सशक्त बनेंगे, महिला जो इस दिशा में लीडिंग लेंगे, मुझे लगता है ये सब चीजें हम उन्मूलन कर सकते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में आपने दायित्व का निर्वहन निर्भीक होकर करें। कहीं कहीं पर महिला पंचायत प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा पंचायतों के कार्य करने की प्रवृत्ति अभी भी दिखाई देती है। ऐसे होता है? अब तो ना नहीं कहते। परिवार इंटरफेयर करते हैं? करते हैं? करते हैं? नहीं ना। इंटरफेयर नहीं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हम ताकतवर है, हम सशक्त, महिला सशक्ति, महिला सबसे शक्तिवान है। महिला को हम माता दुर्गा को क्या कहते हैं? शक्ति स्वरूपा। अब शक्ति स्वरूपा है, हम डिपेंड क्यों करें? इंडिपेंडेंटली हम काम करेंगे। हाँ, कभी सजेशन ले सकते हैं, दूसरों से सजेशन लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंटली हम काम करेंगे। आप ऐसी प्रथा का उन्मूलन करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं। पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते आपके पास ग्रामीणों के आपसी विवाद को दूर करने का अधिकार भी है। कभी कभी गांव में बहुत सारे विवाद होता है और थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी जाते हैं। कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस होने से बहुत सारे समय बर्बाद होता है, रुपया पैसा, मेंटली परेशान होते हैं और लोग पूरा बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए आप इस अधिकार का उचित प्रयोग करें और ग्रामीणों के बीच के विवादों को पंचायत स्तर पर ही सुलझाने का प्रयास करें। इससे न केवल लोगों का संसाधन और समय बचेगा, बल्कि आपसी सौहार्द भी बढ़ेगा। अंत में मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप पूरी तत्परता से अपने समाज के लोगों की सेवा करते रहें। ऐसा करते हुए आप विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य में अपना योगदान दे पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंचायती राज निकायों से आई अनुसूचित जनजातियों की 500 से ज्यादा महिला जनप्रतिनिधि पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में ये जो मुलाकात और संवाद आप देख रहे थे वो किया। राष्ट्रपति ने महिला जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे लोकतंत्र की ताकत महिलाओं को सशक्त बनाना है। पंचायती राज संस्थान महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इसके साथ ही राष्ट्रपति ने यह संदेश भी दिया कि खाली सपने देखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसके लिए काम भी करना पड़ता है। मैं भी यहां तक पहुंची हूं, मैं भी पहले एक वार्ड मेंबर थी। पंचायत अगर सशक्त होगा तो जिला सशक्त होगा। ये तमाम बातें संबोधन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही। तो चलिए हम एक बार फिर से चलते हैं, अपने मेहमानों का रुख करते हैं, क्योंकि जो मुद्दा है वो एक बार फिर से वापस लौट कर आता है। आरपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप जल्दी से बोलिए, फिर मैं परविंदर से। धन्यवाद ये ब्रेक का, क्योंकि इस बहाने से मुझे कुछ और रिपोर्ट पढ़ने को मौका मिल गया। आज आप बहुत रिसर्च कर रहे हो लगातार पूरे शो में। क्या करा जाए, पेपर थोड़ा लेट आए पढ़ने के लिए। 15 करोड़ रुपए का सुपीरियर वाटर सप्लाई लगाया गया, मतलब पानी साफ मिले। मुख्यमंत्री जी को 15 करोड़ रुपए का भी प्लांट लगाया गया। ऐसे मतलब ये रिपोर्ट कह रही है दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिलता साफ। दिल्ली की जनता को आज भी नलके से जहरीला पानी मिलता है। आप बोलिए, जिस मर्जी मोहल्ले में चले चलिए, दिखा दूंगा कि किस प्रकार का गंदा पानी। मुख्यमंत्री जी के अपने विधानसभा में गंदा पानी आता है। मुख्यमंत्री ने तो नल से पानी पी करके भी दिखाया है कि पानी कितना साफ है। कृपा कर मैं चाहता हूं आप कल मेरे साथ अपना कैमरामैन भेजिए, अपना रिपोर्टर भेजिए। उसी मोहल्ले में साथ में जुड़ा हुआ मोहल्ला, वो कोई 280 मकानों तक के लिए कोशिश कर दी गई है। वो भी बिल आएंगे मोटे मोटे, अभी वो छूट के मोटे बिल आएंगे, उनके ऊपर पाइप का सब खर्चा करने। परविंदर सेठी जवाब दीजिए। अपने लिए 15 करोड़ रुपए का साफ पानी की मशीन लगाई। परविंदर सेठी
नहीं, देखिए मैंने पहले भी यही बात कही, मैं अभी भी ये बात कहता हूँ, कभी ये 30 करोड़ कहते हैं, कभी 40 करोड़ कहते हैं, कभी 50 करोड़ कहते हैं, कभी 70 करोड़ कहते हैं। अरे आपके पास अगर कोई तथ्य है, कोई सबूत है, कोई एविडेंस है जो, अरे ये आप एजेंसियों को दीजिए ना। आप खुद ही आईओ बन गए, आप खुद ही इन्वेस्टिगेशन अफसर बन गए, आप खुद ही जज बन गए हैं, ऐसे कैसे चलेगा? अगर वहां पे कोई ऐसा घोटाला है, एक अपने में एजेंसी है, क्या एजेंसी है वो, उसका काम ऑडिट करना सर। उसके बाद डॉक्यूमेंट मंगवाए जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट मंगवाए जाते हैं। वो ये नहीं कि कोई अपने घर बैठे रिपोर्ट बना लेती है, वो जो डॉक्यूमेंट आते हैं उसके आधार पर रिपोर्ट सबमिट करती है वो। आप रिपोर्ट को एजेंसियों को दीजिए। अरे वही तो वो कह रहे हैं, कैग अपने आप में एजेंसी है। सीएजी कैग की रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट, कैग अपने आप में एक एजेंसी है। परविंदर जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसके अंदर कोई घोटाला हुआ है, एजेंसी उसके ऊपर एक्शन लेगी। आप अभी किसी चैनल पे 30 करोड़ बोलते हैं, किसी पे 40 बोलते हैं, किसी पे 60 बोलते हैं, किसी पे 70 बोलते हैं। अगर उसके अंदर कोई घोटाला हुआ होगा तो एजेंसी उसके ऊपर एक्शन लेगी। आप इलेक्शन का चुनावी मुद्दा बनाकर लोगों को गुमराह करने का काम मत कीजिए। जो बनेगा, अगर सोने के शौचालय में बैठे हो कभी आप, सेठी साहब, कभी सोने का शौचालय में बैठे हो? जिस दिन बैठ जाओगे उस दिन बात करने आना। अरे आप जो है ना, ये लोगों को गुमराह करने का काम मत कीजिए। आरपी सिंह जी, आप लोगों को गुमराह करने का काम मत कीजिए। अगर इस सोने के शौचालय भी कभी बनते हैं, आप अगर ऐसी कोई बात है, अगर कोई सोने के शौचालय बनते हैं ना, अगर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी बात हुई है जो इलीगल है, जो कानून के विरुद्ध गई हुई है, तो एजेंसियां जांच करेंगी और जो कसूरवार होगा उसको उठा के जेल में डालेंगी। ठीक है, तो आपके लिए अच्छी बात है। 12 लाख का क्या? ओके, मैं चलते एक फाइनल कमेंट। ओके, फाइनल कमेंट अनंत विजय जी से मैं लेना चाहूंगी। 12 लाख की सीट का मतलब क्या होगा? 12 लाख की सीट में ऐसे कौन से? अरे उनको पता ही नहीं, आप बेकार बहस कर रहे हैं आरपी सिंह जी, उनको नहीं पता इस बारे में। परविंदर जी कह रहे हैं उनको खुद शौक लग रहा है सब सुनकर, या तो अखबार में नहीं पढ़ते हैं वो, या न्यूज चैनल्स में नहीं देखते हैं, या पता नहीं जो भी हो रहा है। अनंत विजय जी, फाइनल कमेंट, क्या ये चुनावी मुद्दा बन चुका है और इसका इंपैक्ट होगा कुछ? ये चुनावी मुद्दा, चुनावी क्या, ये तो राजनीतिक मुद्दा है। ये हाँ। जिस तरह से लोग प्रचारित कर रहे हैं, या मैं तो सिर्फ यही कहता हूं, आप परमिंदर सिंह सेठी जी, इसको विधानसभा में क्यों नहीं पेश किया इस रिपोर्ट को? सवाल ये है, अगर इतने दिनों से सब लोग चाह रहे थे कि इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पे रख दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अगर आप कह रहे हो कि आरपी सिंह गलत रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, तो आपको विधानसभा में रखने में दिक्कत क्या थी? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। वक्त की बाधा है, इसलिए मुझे शो यही खत्म करना होगा, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि एक के बाद एक बहुत सारे मुद्दे तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन आखिर बगले क्यों झांक रही है आम आदमी पार्टी? अगर कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है, कुछ भी घोटाले नहीं हुए हैं, कोई भी कमीशन खोरी नहीं हुई है, तो जवाब देने से बचना क्यों? वैसे तो हर मुद्दे पर दिन में 4-4 बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, लेकिन इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक जवाब नहीं। अरविंद केजरीवाल भी सामने नहीं आए, आतिशी भी सामने नहीं आई, तो क्या ये मुद्दा उनके लिए है ही नहीं? टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी और उसमें भी कमीशन खोरी, जांच तो होनी चाहिए। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।